नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बीजेपी के एक मीडिया प्रभारी पीयूष वर्धान का इंटरव्यू करने वाला हूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनसे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे सवाल कर सकूं और उनसे सही जवाब निकाल सकूं। बाकी आप लोग तय कीजिए ये सवाल कितने सही हैं और उनके जवाब कितने सही होते हैं। मैं पीयूष वर्धन सिंह। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी हूँ। इससे पहले मैं आईटी सेल का कार्य यहाँ पे देख चुका हूँ। इस क्षेत्र में करीब 16 जिले आते हैं पूर्वांचल के, जो कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। ठीक है सर, तो जैसे आप मीडिया से हैं पीयूष जी, तो एक जी। मेरा सवाल ये है कि मीडिया में आप क्या फर्क देखते हैं 2014 से पहले जब बीजेपी सेंटर में नहीं थी और 2014 के बाद। हम्म देखिए, फर्क उनको नजर आता है जो लोग काम नहीं करते। हम लोग 2014 के पहले भी काम कर रहे थे, एक सिस्टम था उसके अंतर्गत काम कर रहे थे। और 2014 सरकार बनने के बाद जो एक सरकार का प्रभाव होता है, लोग कहते हैं कि सरकार के प्रभाव में मीडिया काम करती है। तो सरकार का जो प्रभाव होता है वो ये प्रभाव इसलिए कायम रहा क्योंकि हमारे यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो 365 डेज जो है अपने एक रूटीन वर्क में बिजी रहता है और उसे काम करना ही रहता है, उसका उसकी जवाबदेही होती है। इसलिए जी। हम जो है समाज में और अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमेशा बने रहते हैं। और ये झूठा एक जो काम नहीं करते हैं, जो पार्टियां हैं, जो जिनके कार्यकर्ता का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, वो ऐसे ही अनर्गल जब आप काम करोगे तो आप दिखोगे। मेरा बस यही कहना है इस पे। जी। अच्छा, दूसरा जो सवाल है मेरा वो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है सर, लेकिन जैसे हम्म आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मेरा ये पूछना है कि जैसे अपने रजत शर्मा जी हैं, हम्म ये रुचि सोया कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, तो क्या इस चीज का जी। कोई फर्क पड़ता है मीडिया पे? जैसे आप लोग तो डेली इंटरेक्ट करते हैं उनसे, तो क्या वो बायस्ड होते हैं इन चीजों से? क्या वो रामदेव जी की तरफ अच्छी खबरें ज्यादा दिखाते हैं? नहीं नहीं, रजत शर्मा जी जो है वो कोई नए टीवी एंकर तो है नहीं। जी। उनका कैरियर बहुत पुराना है। उनका कैरियर जो है उसमें 10 साल कांग्रेस की भी सरकार चली, पिछली अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार चली। तो ये कहना है कि जो है अगर वो हमारे सरकार अगर सरकार के लिए फेवरेबल है इस समय, तो हो सकता है जब कांग्रेस की सरकार रही हो तो उस समय भी वो जो सरकार करती रही होगी उसको दिखाते रहे होंगे। ये कहना जी। कि कोई जो है वो हमारे आइडियोलॉजी से मीडिया को गवर्न नहीं करते। हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजी पे चलती है और वो उनकी जो कंपनी है, उनका जो मीडिया है, वो उनकी सोच से चलती है, उनके फ्रेमवर्क से चलती है, उनके आर्किटेक्चर से चलती है। अच्छा तो इससे इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अच्छा, दूसरी अगर सर पार्टी आइडियोलॉजी की हम बात करें, तो जी न्यूज है उसके अगर ओनर में हम देखें तो सुभाष चंद्रा जी हैं जो आपकी पार्टी से सांसद हैं। जी। अब ये कुछ ऐसे लोगों का सवाल है जो सोशल मीडिया पे मुझसे सीधे जुड़े हैं और जो जेन्युइन प्रोफाइल हैं, जो फेक नहीं है। उनका ये कहना है हम्म। कि जी न्यूज बायस्ड है और इसकी वजह ये है कि सुभाष चंद्रा जी का चैनल है। इस पे आप क्या नहीं, यदि कहेंगे? जी न्यूज वायर्स है तो जो है आपके एनडीटीवी हो गए या जो है आपके बहुत सारे और चैनल्स हैं जैसे बीबीसी है, ये सारे चैनल हैं, तो वो भी तो किसी न किसी तरीके से वायर्ड है। और जो है काम, अगर मोदी जी काम नहीं करते और उसके बाद अगर ये मीडिया उस काम को दिखाती, तो जो है ये प्रश्न उठता है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं और मीडिया इस चीज को दिखा रही है। एनडीटीवी भी हम्म। बायस्ड है, तो क्या ये सही हो जाता है मैं कि नहीं अगर कहता एनडीटीवी मैं नहीं गलत है? कहता मैं नहीं कहता कि एनडीटीवी वायस्ड है, लेकिन जो है जो काम कर रहा है उसको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो एनडीटीवी हो चाहे वो जी न्यूज हो। अब जी न्यूज से हमारे सांसद हैं वो राज्यसभा से, और जो है उनका एक विचार आइडियोलॉजी है, तो उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो आप आईटी सेल से भी जुड़े रहे हैं। जी। सर, इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे आप लोग हैं हम्म या कोई भी हम्म। हमारे जो सारे नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं या विपक्ष के भी नेता हैं, सबके अपने सोशल मीडिया हाँ। हैंडल हैं। और जो न्यूज हम्म मीडिया जो अभी आपने कहा कि जो काम करेगा उन्हें कवर करना ही पड़ेगा, तो ये सिर्फ हम्म। आपकी पार्टी को लेकर स्पेसिफिक सवाल नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी को आईटी सेल की जरूरत क्यों पड़ी हमारे यहाँ? देखिए, आईटी सेल की जरूरत जो है, मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस समय मेल का जमाना था। उस समय मेल आता था, लोग मेल से एक दूसरे के आदान प्रदान करते थे। मैं 2000 की बात बता रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा पर्सनल था। उसमें आर्कुट आया, फिर फेसबुक आया, अब उसके बाद फेसबुक आया।
तो लोगों के पास संसाधन नहीं थे। पहले कंप्यूटर्स जो है बड़े वाले कंप्यूटर्स होते थे, अब मोबाइल्स हर व्यक्ति के हाथ में है। आज अगर मुख्यमंत्री से किसी को शिकायत करना रहेगा तो वो किसान भी जो है ट्विटर से ही शिकायत करता है। ये देश बदल गया है, ये देश अब पुराना देश नहीं रहा। तो इसलिए अब सोशल मीडिया की बहुत ही उपयोगिता है और इसको पहचाना सबसे पहले हमारे सदस्य प्रधानमंत्री जी ने इसकी ताकत को पहचाना, उसका यूज किया उन्होंने, और किसी भी चीज का उपयोग करना बुरी बात नहीं है। मैं उन पेजेस हाँ की हाँ। कह रहा हूँ, जैसे कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने पेज बना रखे हैं बीजेपी मुक्त भारत। अगर बीजेपी की हम्म साइड की बात करें तो उधर पेज बने हुए हैं कांग्रेस मुक्त भारत। ऐसे जो पेजेस हैं हम्म उन पे करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट होती है जो चुनाव आते हैं। हम्म। उनके बारे में सवाल है तो मेरा। नहीं, तो लोगों ने बना रखे हैं, लोगों ने समाज के लोगों ने उसको बना रखे हैं, या वो- कार्यकर्ताओं ने बना रखे हैं अलग अलग। और वो तो पैसा उसको भी खुद उसपे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब कैसे इसके बारे में मुझे इतना विशेष नहीं मालूम, लेकिन वो ठीक। मेरा उसमें मानना है कि सब लोगों ने अपने अपने पेज बना रखे हैं, उसमें अपने अपने तरीके से वो हैंडल करते हैं, उस पे उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो उनका पर्सनल ठीक है। इंटरेस्ट का वो है, उनका और पार्टी उसके से हिसाब लिंक से वो नहीं है काम कर, मतलब। उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है सर, मीडिया पे मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे वो ये है कि मीडिया हाउसेज हम्म कई बार गलती करते हैं। जैसे अभी जो हम्म। विकास दुबे का जो केस हुआ उसमें बहुत बार विकास यादव दिखाया गया, लेकिन हाँ, गलती देखा हो गया। जाती है मानते हैं, लेकिन माफी किसी ने नहीं मांगी। इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये उनकी जिम्मेदारी है, मैं उनको गवर्न नहीं कर सकता ना कि जो है आप माफी मांगिए। जैसे अभी एक बार अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो है उसमें एक बार भाषण दे रहे थे अभी, उस पे जो सामग्री बटी थी कोरोना काल में, तो उसमें एक जगह वो करोड़ को जो है वो लाख में भी एक मीडिया में चल गया था, तो उसको भी विपक्षी पार्टियों ने जो है विषय उठाया था कि जो है इतने 4.5 करोड़ में लोगों को 4 कुछ करोड़ के लोगों में बांटा गया, लोगों को कितना पैसा पड़ेगा, आपको याद होगा तो याद होगा। जी। इसलिए वो उनका इशू है। अब जिसको दिक्कत होगी वो कोर्ट में जाए या उसको जैसे करना है वो करे, वो उनका इशू है, उनका एडिटिंग का इशू है, वो किसी पार्टी का इशू नहीं है। अब अगर हम कोरोना पे बात करें तो आपके क्षेत्र जी। में स्पेसिफिक कोरोना पे हम्म। कितनी कामयाबी पाई हमारी सरकार ने, हमारे सिस्टम ने? उत्तर प्रदेश जो है करीब लगभग 21 करोड़ का के आबादी वाला प्रदेश है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उसके बावजूद भी आज हम जो है इसमें बहुत ही 20,000 के करीब इन्फेक्टिव है, और जिसमें आधे से अधिक जो है वो अपने घर को ठीक होके चले गए। इसमें जो है योगी सरकार ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया, और हमारे केंद्र सरकार ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया। जिसकी आलोचना सब लोग करते थे जनधन खाते की, उस जनधन खाते का उपयोग जो है अगर कहीं हुआ, आपको मैं बता रहा हूँ 50 करोड़ के लगभग जनधन खाते खोले गए इस देश में। आजादी के 70 साल बाद जो है इतने लोगों के अकाउंट्स जो है नहीं खुले हुए थे। 50 करोड़ के लगभग खाते खोले गए, उसमें जितनी महिलाएं थी उनके अकाउंट्स में कोरोना के काल में 500 रुपीज जो है डाले गए सबके जो है। उसके बाद जितने भी वरिष्ठ नागरिक थे और जो है क्या नाम दिव्यांग थे, विधवा थे, ऐसे लोग करीब 2.82 करोड़ लोग थे ऐसे, उनके खातों में पैसे डाले गए जो कि लगभग 1405 करोड़ रुपए थे। तो और ऐसे ही किसानों के खातों में जो है इस कोरोना काल में 6,000 रुपए पूरे साल में देना था, वो जो है क्या नाम से उसी जो जिस जनधन खाते पे विपक्षी पार्टियां जो है माखौल उड़ाती थी, उसी जनधन पार्टी खाते से जो है कोरोना काल में कामयाबी के स्तर पे काम करके जो है उन लोगों तक पैसे पहुंचाएगा। अगर ये व्यवस्था नहीं रहती तो आप सोचिए कितनी लूट होती, क्योंकि हमारी जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो तो हम अभी उतना परिवर्तित नहीं कर पाए, लेकिन ये खाते खुलने की वजह से जो है ये सारा हर आदमी के खाते में पैसा गया। और आप गांव में जाओगे, अगर गांव में आप बात करोगे किसानों से या किसी से, तो वो सीधे बोलते हैं कि ये मोदी का पैसा है, जी। मोदी ने जो है इसको बहुत हेल्प किया और बहुत ही ट्रेमेंडस वर्क किया जो है। कल मैंने एक खबर पढ़ी थी आज तक पे, चित्रकूट में कुछ नाबालिग बच्चियों का शोषण किया जा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है लॉकडाउन में। तो ये एक समाज की कुरीतियां हैं जो समय समय पे सामने आती हैं।
इन कुरीतियों से निपटने के लिए ये सरकार जो है बहुत ही मुस्तैदी से पहले भी उनको रोकने के लिए ये सक्षम है। कई कई चीजें छुपी रहती हैं, वो सामने आती हैं, तो फिर उसको सरकार जो है हैंडल करती है। और आपको मैं बता दूं कि कम से कम 1 से 2% के बीच में जो है क्राइम रेट जो है उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। और जो है दहशत गर्दों में थोड़ा सा डर पैदा हुआ है, सरकार का जो डर होता है वो पैदा हुआ है जो है। तो इस केस पे हम उम्मीद करें कि कड़ी कार्रवाई होगी। एकदम एकदम, योगी जी जो है खुद बहुत ही एक्टिव पर्सन है। योगी जी जो है ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो कि उनको सत्ता से कुछ चाहिए, वो अपना एफर्ट देने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से योगी जी जो है एक मतलब आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान को स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे अब कोरोना पे हम बात कर रहे थे, तो जो तीर्थ यात्राएं हैं उन पे क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? जैसे अभी सावन है तो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। अगर हम बाकी सावन में अभी काशी में मैं रहता हूँ, तो सावन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल में से, त्योहारों में से एक है। तो इसमें जो है बाकायदे हर साल उतनी व्यवस्थाएं होती हैं, बांस बल्लियां ये सब बहुत लंबी व्यवस्थाएं होती हैं। इस बार उसमें जो है सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। एक बार सोचा भी गया कि इसको जो है मतलब अबंड कर दिया जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए, लेकिन फिर कुछ चीजों की वजह से जो है फिर उसको शासन ने जो है फिर चलाया। लेकिन सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। और हमारा जो नागरिक है, जो यहाँ का बासिंदा है, वह बनारसी है, जो वो भी बहुत समझदार है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं और अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पे की गई है। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना था सर कि अगर लोग बाहर निकलेंगे तो भीड़ जमा होगी, क्योंकि पिछले महीने हमने योगी जी को देखा था, एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए, उन्होंने लाख कोशिशें की होंगी, लेकिन फिर भी वहां पे काफी लोग, भीड़ थी वहां पे, काफी लोग इकट्ठे थे। हाँ, वो बहुत ही सुबह का टाइम था। और जो है क्या नाम से, उसमें पुजारी, और योगी जी भी एक पुजारी ही है, तो उसमें वो उन्हीं के कैटेगरीज में आते हैं। तो वहां पे कोई कार्यकर्ता नहीं था, जितने मंदिर के पुजारी थे और वो थे। और योगी जी जब जो आदमी अपने पिता के मृत्यु में, उनके अंतिम संस्कार में वो नहीं गए, वो जो है इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। वो केवल उन्होंने कोरोना का एक संदेश देने के लिए समाज के लिए वो जो है इस चीज को उन्होंने किया कि उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसमें जो है वो गए नहीं वहां पे अंतिम संस्कार में या त्रयोदश में नहीं गए। उन्होंने संदेश दिया कि जो है हम कोरोना से हम कैसे बचें, हम कैसे अपने को सेल्फ आइसोलेशन करें। ये ठीक है सर। तो सर, जो ये कोरोना है जो अभी बहुत बड़ी हमारे लिए विपत्ति बना हुआ है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट रहा है। उसके रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी तो योगी सरकार भी जो है हमारे यहाँ जो है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स जो है जनरेट कर रही है, मनरेगा में काम दे रही है किसानों को। और धीरे धीरे जो है अनलॉक का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। तो सब मिलजुल के ये एक ज्वाइंट इफर्ट होगा, नागरिक का भी और सरकार का भी, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि ये कह देना कि केवल सरकार ही सब कुछ कर लेगा, तो ये भी, क्योंकि हमें बचना भी है और सरवाइव भी करना है। इसलिए ये दोनों की जिम्मेदारी है कि इससे जो है बहुत सावधानी पूर्वक बाहर निकले। एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उठा हुआ है हिंदू राष्ट्र के नाम से, और ज्यादातर मैं सोशल मीडिया पे ही देख पाता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्र को लेके, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? देखिए, एक तो हमारी आइडियोलॉजी में ये है कि हम अखंड भारत का सपना लेके चलते हैं। अखंड भारत इन द सेंस कि कांधार से लेके, वहां से लेके, और इधर म्यांमार और ये सारे को, और इधर जितने भी ऊपर के एरिया है, इसको हम भारत का ही हिस्सा मानते हैं। और हिंदू एक धर्म के हिसाब से देखें तो ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है, जो एक जीने का तरीका हमें सिखलाता है। इस देश का नाम भी हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू सबसे अधिक रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रजातंत्र देश है जिसमें सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। हमारा डीएनए भी एक है। तो इसमें मैं कुछ ज्यादा इससे क्या बोलूं जो है, आप अगर कुछ इसके अंदर पूछे तो मैं उठता है सर कि हिंदू मेजोरिटेरियन कंट्री है, हिंदुस्तान नाम है, तो क्या इसमें मुसलमानों की जगह है या नहीं है?
नहीं, आपके क्यों नहीं है? आप जो है क्या नाम से जितने भी त्योहार होते हैं उसमें जो है जितने भी तैयारियां होती हैं उसमें मुसलमानों की भागीदारी होती है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि उनकी जगह नहीं है? वो इस देश के नागरिक है, जितना मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है। अब जैसे गवर्नमेंट में है, अब हम हिंदू वादी एक तरीके से माने जाते हैं, तो लोग उसका लाभ उठाते हैं, कुछ लोग जो कि ऐसा प्रोपोगंडा जो है मीडिया में चलाते हैं, उससे सरकार का कोई लेना। इस सरकार के लिए जितना महत्वपूर्ण एक हिंदू है उतना ही महत्वपूर्ण मुस्लिम है, उतना ही महत्वपूर्ण सिख है, ईसाई है। कोई एक विशेष धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मुस्लिम जिस दिन ये सोचेगा कि जो है इस देश का डेवलपमेंट का आधार क्या है, हमें क्या सहूलतें सरकार से मिल रही हैं, वो चीजें जब वो सोचना शुरू कर देगा तो वो खुद हमारे मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। जैसे हम मेहनत करते हैं, जी। सब कुछ चीजें करते हैं, तो वो वैसे वो भी मेहनत करें, आए चीजें बहुत है। हम एक थाली में खाने खाते हैं, अब इससे बड़ी बात हम क्या बोल सकते हैं? इस सब के बीच में एक दलित तबका उभर के आता है, आजकल दलित राजनीति शुरू हो गई है, वो अपने आप को सबसे अलग देख रहे हैं। इस हाँ। पे आप क्या कहेंगे? और आ, इसमें सर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें सिस्टम दबाने में लगा हुआ है। जैसे 2018 में जो दंगे हुए वहां पे एक दलित को गोली लगी, वो मर गए और पुलिस ने लिखा कि उसने सुसाइड किया। हम्म अब इतना अंदर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दलित के ऊपर अगर कुछ बोलने को रहूं तो दलित भी हमारा भाई है, हमारा ही डीएनए है। और आजादी के पहले एक व्यवस्था थी, ठीक है, और वो व्यवस्था जिस दिन देश आजाद हुआ धीरे धीरे करके उस पे जो है चोट की गई और धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता भी गया। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जो है उनको पोलराइज करके, जैसे मुस्लिम पोलराइज हुआ और उसको वोटिंग किया गया, वैसा ये दौर आया कि दलित को भी पोलराइज किया गया। उनके अंदर एक भावना भरी गई कि जो है कि आप ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये आपके ऊपर जो है क्या नाम से जुल्म किया है, ये किया है। ये उनके अंदर एक मानसिकताएं भरी गई। नहीं तो जो भी दलित है या जो लोग भी हैं, आज से कम 25 साल पहले उनके रहने खाने पीने हर चीज का व्यवस्था एक किसान जो है करता था। अपने खेत में जब अन्न उगाता था तो लास्ट में जो है वो उनके लिए भी एक हिस्सा छोड़ता था। ऐसा नहीं है कि जो है वो काम करवा के उनको कोई भी इस दुनिया में, जैसे मैं आपके ऊपर जुर्म करूं तो आप अगर नहीं सह पाओगे तो वो जगह छोड़ के भाग जाओगे, जी। है। लेकिन अगर मैं उसी चीज को एक हिस्से, मतलब कोई भी त्योहार हो, कोई भी चीज हो, शादियां हो, उनमें भी एक स्थान था। लेकिन इसको वोट के रूप में पोलराइजेशन करने के लिए लोगों ने नफरत भरी कि तुम ये हो, तुम फलनवा हो, तुम जो है क्या नाम से, इस टाइप की चीजें लोगों के अंदर लोग भरी। और अब जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारी चीजें जो है ये अपने आप दूर हो जाएंगी। केवल हमें सबको एजुकेटेड करना है। शिक्षा तो हर चीज का सोल्यूशन है ही पीयूष जी। हाँ, ये केवल एजुकेशन ही इसका सोल्यूशन है। और जिस दिन ये देश का हर नागरिक एजुकेट हो जाएगा, न इसमें हिंदू, न मुसलमान, न राजपूत ब्राह्मण, न कुछ कोई इस टाइप की भावनाएं नहीं रह जाएंगी। जी। ये सब एजुकेशन का मैटर है और उससे आदमी को ऊपर उठना पड़ेगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने गंगा सफाई पे बहुत ध्यान दिया था, बहुत बातें की थी। जी जी वो जी। हमारा कहाँ तक कामयाब रहा है और उसके घाट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हुआ है और कितना हो रहा है? गंगा में जो है, अगर गंगा जी के लिए कहा जाए तो गंगा जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ ने मुझे बुलाया है और मैं उनके बेटे के रूप में काम करूंगा। और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब रहा है। और इसका डिपार्टमेंट बनाते ही उन्होंने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की चीजें रखी हैं। अब उसमें बहुत सारी सुधार है। पानी का स्टैंडर्ड भी नियर अबाउट 40 to 50% वो सही हो गया है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी नगर निगम थे वहां पे जो है करीब 25,000 MLD का जो है वो बनाया, ट्रीटमेंट प्लान बनाए हैं हर निगम, चाहे वो बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे उधर आप और ऊपर जाएंगे तो ऐसे करके इन्होंने ट्रीटमेंट प्लान बनाए, बहुत बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं।
और उसमें जो है पहले शहर का पानी जाएगा, उससे ट्रीट होगा और फिर जो है ये नदी में वो छोड़ा जाएगा। और अगर गंगा जी का महत्व देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन की का शुभारंभ भी किया था तो बनारस काशी के घाटों से ही किया था, तो उनकी सफाई करके। एक समय था कि आदमी जब खाना कुछ खाता था पीता था वो धीरे से फाड़ता फूटता था और फेंक देता था बगल में, लेकिन मोदी जी ने आदमी के अंदर मेंटल लेवल पे एक ऐसा प्रभाव डाला कि अगर आदमी आज एक कुरकुरे का भी पैकेट फाड़ता है तो वो फिर डस्टबिन ढूंढता है कि जो इसको कहाँ डिस्पोज किया जाए। रही बात घाटों की, तो घाट जो है हमारे जो है बहुत से संगठन, बहुत से सामाजिक संगठन जो है उन्होंने खुद अपना इनिशिएशन लेकर उस पे काम किया, उसको साफ किया। वहां पे अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां आके वहां पे साफ सफाई ये सारे अभियान चलाए, बहुत मेहनत की। अब आप घाट पे जाएंगे तो जो है आपको तरह तरह की पेंटिंग्स, तरह तरह की साफ सफाई ये सारी चीजें मिलेंगी। अब आप कहीं कोई रिकॉर्डिंग कर ले, कोई कोई कहीं एक दो जगह का कहीं का, जैसे होता है जो हमारी विरोधी पार्टियां होती हैं एक दो जगह का रिकॉर्डिंग करके उसको एक प्रोपोगंडा जलाती हैं, तो वो बात अलग है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा शहर है, तो उसमें ये छोटी मोटी चीजें जो है वो निकलती रहती है। तो इसमें सर अगर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि गंगा सफाई जो प्रधानमंत्री जी के अभियान से जितनी नहीं हुई उतनी कोरोना की वजह से हो रही है। अब कोरोना में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह सारे लॉकडाउन हो गए थे, निश्चित ही इसका प्रभाव पड़ा था, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि साफ हो गया था। लेकिन उससे पहले का रिजल्ट आप जब देखेंगे, जो गवर्नमेंट के वो है एनालिसिस है, वो आप देखेंगे तो उसमें आपको 40% इतना इम्प्रूवमेंट तो था ही, क्योंकि जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, जगह जगह जो है वो गंगा प्रहरी के रूप में लोगों को की चौकियां बनाई गई थी और वृक्षारोपण के काम हुए थे, ये सारे काम चल रहे थे, लोगों के अंदर जन जागरण जो है। पैसे तो इससे पहले भी सरकार जो है योजनाओं पे इन्वेस्ट करती थी, लेकिन जो एक मोदी जी ने जो काम किया लोगों के अंदर एक भावना जागृत करने की, ये काम मोदी जी ने बहुत बड़ा किया, लोगों के अंदर मेंटल लेवल पे जागृत किया कि जो है हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें सफाई करनी चाहिए, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तो ये इन सब चीजों से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है और धीरे धीरे जैसे ही ये इंडस्ट्रियल कचरा जो है पूरे तरीके से बंद हो जाएगा गंगा जी में जाना, वो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी जिसमें जो है हमारे देश की सारी नदियां जो है पॉल्यूटेड हो गई, जो सीवेज सिस्टम को उन्होंने नदियों में डाल दिया, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। लेकिन देश आजाद होने के बाद इसको सुधारा नहीं गया और इसको जो है क्या नाम से और भ्रष्ट तरीके से इसके पैसे खा लिए गए। तो अब वो युग आ गया है कि हर पैसे को अपने सही स्थान पे उपयोग करने का समय आ गया है, इसी को मोदी युग कह सकते हैं आप। तो बनारस की अगर पॉलिटिक्स की बात करें सर, तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां से सांसद हैं जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, देश विदेश के भी काम देखते हैं, तो क्या वो बनारस में अपना टाइम दे पाते हैं? क्या उससे बनारस के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है कि कोई परमानेंट सांसद जो यहाँ पे बनारस में रहता, तो क्या उससे ज्यादा होता कुछ? राष्ट्रीय स्तर का जो सांसद होता है ना, राष्ट्रीय स्तर मतलब समझ रहे हैं, जो नेशनल लेवल के लीडर्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, जितना मोदी जी बनारस में आए उतना शायद वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते होंगे। मोदी जी अगर कोरोना नहीं होता तो इधर 4 महीने में कम से कम 6 बार या 7 बार तो बनारस का विजिट करी जाए। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश में इतना जाते हैं, जगह जगह पे करते हैं, तो वो खूब समय देते हैं। और आपको मैं बताऊं कि वो सोशल मीडिया और यहाँ तक कि यहाँ के अखबारों की एक एक चीजें उनको मालूम रहती है कि क्या हो रही है, क्या उनका काम करने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। आप एक घटना अगर अभी करोगे बनारस में होगी तो शाम तक जो है हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके यहाँ फोन वहां से आ जाता है, ये घटना कैसे हो गई। तो मतलब छोटी सी भी छोटी चीजों पे उनका बहुत ध्यान रहता है जी, और तुरंत वो वहां से फोन आता है लोगों के पास, तो वो बहुत ही ध्यान रखते हैं बनारस का। जी। तो बड़े पदाधिकारियों से सर एक सवाल और मेरे मन में आया कि जब चुनाव चल रहे थे हमारे यहाँ, तो तेज बहादुर यादव ने फॉर्म भरा था बनारस से, और बहुत सारे लोगों का कहना है, कुछ मीडिया चैनल्स ने भी कहा कि अधिकारियों पे दबाव बना के उनका पर्चा कैंसिल करवाया गया।
इस बारे में नहीं, आप उनके कुछ डॉक्यूमेंट कम, उनके डॉक्यूमेंट कुछ कम थे, इसलिए उनका पर्चा कैंसिल हुआ। अब वो मुझे एग्जैक्टली कौन सा डॉक्यूमेंट उनका कम था ये नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो कुछ कम थे, तो लेकिन उन इसलिए उनका उनके ये पर्चे को कहना निरस्त कर है दिया। पीयूष जी कि जब पहले हाँ, इंडिपेंडेंट मैं फॉर्म याद आ भरा गया था या, तो या, एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन जब सपा से फॉर्म भरा तो उनका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो गया। आर्मी को एक कोई क्लियरेंस देना था। जी वो क्लियरेंस आर्मी ने नहीं दिया, जी इसलिए उनका पर्चा कैंसिल हो गया। उसमें शायद वो जो उन्होंने आर्मी के खिलाफ में काम किया था, उसको जो है क्या नाम से, उस पे आर्मी ने उनको क्लियरेंस नहीं दिया, इसलिए वो पर्चा कैंसिल तो क्या वो हुआ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जब उन्होंने भरा तो बिना आर्मी क्लियरेंस के हो सकता था वो? नहीं, बाद में वो क्लियरेंस कहीं से कुछ हुआ तो कहीं शायद दूसरे जगह से कहीं चुनाव लड़ा था उन्होंने, ठीक कहीं है। से। एक एक हाँ। वीडियो क्लिप और आई थी सर सोशल मीडिया पे, कुछ चैनल्स के थ्रू भी आई थी कि वहां के जो अधिकारी हैं, शायद डीएम थे, वो कह रहे थे कि हमें रात दिन काम करना पड़ा उनका पर्चा कैंसिल करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा मैंने गलत नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ देश में हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए बहुत सारे पार्टियां अपनी प्रोपेगेंडा चलाती रहती हैं, जी तो उसमें अब उनकी बातों पे हम क्या ध्यान दें, जो सच होता है वो सामने आता है। जी। जो है। चलिए ठीक है पीयूष जी, आज के लिए इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत थैंक पड़ेगी यू, मैं फिर थैंक से यू वेरी याद मच। करूंगा आपको। नमस्ते। अगर आप लोगों को ऐसे और इंटरव्यू देखने हो या लंबे इंटरव्यू देखने हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसका आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू करूं तो उससे आप मेरा कांटेक्ट करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।